तक्षशिला में पब्बत आचार्य चाणक्य की अनुपस्थिति में चंद्रगुप्त के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचने जा रहा था। वहीं सबसे अनभिज्ञ चाणक्य ने किसी तरह कुलपति महोदय से कुछ दिनों का अवकाश प्राप्त कर लिया था ताकि वो तांबी के गांव पहुंचकर वहां हो रहे पलायन को रोक सके। चाणक्य जब कुलपति के कक्ष से बाहर निकले तो देखा कि सूरजमल बाहर खड़ा उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। चाणक्य को देख सूरजमल बोला, मैंने आपके जाने की सारी व्यवस्था कर दी है, आप दोपहर तक यहां से निकल सकते हैं। चाणक्य बोले, मैं अपनी यात्रा कल सुबह प्रारंभ करूंगा। तुम मुझे यह बताओ, मैंने सुकन्या से संबंधित जो कार्य तुम्हें सौंपा था वो तुमने कर दिया? सूरजमल ने हामी में सर हिला दिया। चाणक्य मन में सोचते हुए बोले, सुकन्या के लिए आज की परीक्षा कल की परीक्षा से भी ज्यादा भयावह है और जैसे जैसे दिन बीतेंगे उसके लिए परीक्षाएं और भी कठिन होती जाएंगी। इधर तक्षशिला के पास सूरजमल के जले हुए आश्रम में सुकन्या ने अकेले प्रवेश किया। कुछ सोचते हुए वो खुद से बोली, आचार्य सूरजमल ने कहा था कि मेरी परीक्षा का अगला चरण पार करने के लिए मुझे उस सुरंग में जाना होगा जिसमें छिपकर ही उस रात हम सबके प्राण बच पाए थे। कुछ देर ढूंढने के बाद राख के उस ढेर में सुकन्या को उस सुरंग के भीतर प्रवेश करने का रास्ता दिख गया। उसने इधर उधर देखकर सावधानी पूर्वक उस सुरंग में प्रवेश किया। उसके वहां भीतर प्रवेश करते किसी ने उस सुरंग का द्वार बंद कर दिया। भीतर सुकन्या अकेली थी। अचानक बंद हुए द्वार से वो समझ गई कि यही उसकी परीक्षा का अगला चरण शुरू हो चुका है। वो अंधेरे में ही उस सुरंग में थोड़ा आगे बढ़ी। इधर मगध में मुरा रोज की तरह आज भी महारानी के कक्ष के आगे वाले गलियारे की सफाई कर रही थी। वो अपने पुत्र के ख्यालों में ही खोई हुई थी कि तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और खंबे के पीछे ले गया जहां से उन्हें कोई भी ना देख सके। मुरा ने देखा तो वो उसकी रिश्तेदार थी। वो हैरान होकर बोली, तुम? उस औरत ने मुरा का मुंह बंद करते हुए कहा, अगर चिल्लाने की कोशिश की तो परिणाम तुम्हारे हित में नहीं होगा। मुरा धीरे से बोली, तुम चाहती क्या हो मुझसे? वो क्रोध में बोली, बार बार एक ही सवाल? तुम्हें अच्छी तरह से पता है मुझे तुमसे क्या चाहिए। मुरा बोली, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। मैं तुम्हें यहां से नहीं निकाल सकती। यह सुनना था कि उस औरत ने मुरा का मुंह फिर से बंद कर दिया और उसकी हथेली पर जोर जोर से खुरदरा पत्थर रगड़ने लगी। मुरा को दर्द होने लगा और वह अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास करने लगी। उस औरत ने मुरा की आंखों में देखते हुए कहा, दर्द हो रहा है ना? हो रहा है ना? बस ऐसा ही दर्द मुझे भी होता है जब मैं राजमहल के बर्तन घिसती हूं। मुरा धीरे से बोली, छोड़ो मुझे। उस औरत ने मुरा के बालों को पकड़ लिया और बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? तुमने मेरी रिहाई के लिए अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? मुरा बोली, मैं भी तो तुम्हारी तरह बस एक तुच्छ दासी हूं। मैं भला क्या कर सकती हूं? उस औरत ने मुरा को डराते हुए कहा, लगता है तुम्हें अपने पुत्र से मिलने की जल्दी नहीं है। तुम्हें ज्ञात है कि मैंने अभी तक तुम्हारी शिकायत क्यों नहीं की? मुरा ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। वो औरत एक पल के लिए रुकी, फिर आंख दिखाती हुई बोली, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम अपने पुत्र के लिए मुझे कैद से अवश्य छुड़ाओगी, लेकिन अभी देखकर लग रहा है कि तुम्हारे अंदर अब अपने पुत्र के प्रति ममता ही नहीं बची है। इसी बीच विशाखा मुरा को ढूंढ रही थी। वो मुरा को ढूंढते हुए महारानी के कक्ष के पास आ गई थी। वो कक्ष के भीतर प्रवेश करने ही वाली थी कि तभी उसे गलियारे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वो गलियारे की तरफ गई तो उसे मुरा और उसके रिश्तेदार की बात सुनाई दी। मुरा बोली, मैं विवश हूं। उसके रिश्तेदार बोली, मुझे उस सब से कोई मतलब नहीं, तुम्हें मेरा कार्य करना ही होगा। यह सुनते विशाखा वहां आई तो देखा कि मुरा और उसके रिश्तेदार दोनों ही गलियारे की सफाई कर रही है। विशाखा मुरा के पास आते हुए बोली, दीदी रसोई में चलिए। कुछ देर पहले महारानी ने कुछ खास व्यंजन शीघ्र बनाने को कहा था। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें कैसे बनाना है, इसलिए आपके पास चली आई। मुरा खड़ी होते हुए बोली, ठीक है चलो। विशाखा ने एक नजर उसके रिश्तेदार की तरफ देखा और मन ही मन कहा, मेरे आने से पहले ये दोनों कुछ तो बातें कर रही थी।
और अब मेरे सामने ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे एक दूसरे को जानती ही नहीं। कुछ तो चल रहा है इनके बीच में, मुझे पता लगाना ही होगा। उसे उस दासी पर शक हुआ लेकिन कुछ बोली नहीं। उसके बाद वो चुपचाप मुरा के साथ रसोई घर की तरफ चली गई। जहां मगध में मुरा अपने रिश्तेदार को लेकर परेशान थी, वहीं तक्षशिला में चंद्रगुप्त सुकन्या को ना पाकर बहुत परेशान था। दोपहर हो चुकी थी और उसे पिछली रात से ही सुकन्या कहीं नहीं मिल रही थी। उसने मन ही मन सोचते हुए कहा, कहां जा सकती है वो? उसके अपने गांव जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर कहां है? मैंने सभी कक्ष देख लिए हैं। ऐसा सोचते हुए वो एक बार फिर उसे ढूंढते हुए उसके कक्ष तक आ पहुंचा। सुकन्या के कक्ष का द्वार खुला था। चंद्रगुप्त अंदर आया लेकिन उसे फिर से वहां कोई नहीं दिखा। वो कक्ष में इधर उधर देखने लगा कि तभी उसकी दृष्टि वहां एक कोने पे रखी कुछ पुस्तकों पे पड़ी। वो उन पुस्तकों की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी द्वार पे एक सेवक आया। सेवक बोला, सुकेतु? यह सुन चंद्रगुप्त उस सेवक के सामने आकर बोला, सुकेतु यहां नहीं है, मैं भी उसे ही खोज रहा हूं। वो सेवक बोला, वो अभी तक वापस नहीं आया, रसोई घर में बहुत काम है। उसकी बात सुनकर चंद्रगुप्त बोला, लेकिन वो है कहां? सेवक बोला, सुबह मैंने उसे सूरजमल के आश्रम की तरफ जाते देखा था। पूछने पर बताया कि उसे वहां कुछ काम है और जल्दी वापस आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। चंद्रगुप्त बोला, मैं उसे लेकर आता हूं और आपका संदेश भी उसे दे दूंगा। सेवक ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। उसके पीछे पीछे चंद्रगुप्त भी कक्ष से बाहर निकला। चंद्रगुप्त सोच में पड़ गया, सुकन्या का भला सूरजमल के आश्रम में क्या काम? जाकर देखता हूं। ऐसा सोचते हुए वो सूरजमल के आश्रम की तरफ बढ़ा। इधर सुरंग के भीतर सुकन्या सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। उस तंग सुरंग में सुकन्या को कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी किसी ने उस सुरंग के भीतर जहरीली चींटियों को छोड़ दिया। मनुष्य की गंध सूंघते ही वो सभी चींटियां सुकन्या की ओर बढ़ने लगी। अपनी तरफ बढ़ रहे खतरे से अनजान सुकन्या उस सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। तभी उसे वहां रखा एक औजार मिला। औजार के मिलते ही सुकन्या बोली, इसकी सहायता से ही मैं गुफा से बाहर निकल पाऊंगी। वो आगे बढ़ी लेकिन तभी उसे अपने पांव पे तीव्र जलन महसूस हुई। उसने ध्यान दिया तो पाया कि उसके पांव के आसपास जहरीली चींटियां एकत्रित हुई पड़ी थी और वो तेजी से सुकन्या को काटने लगी। सुकन्या बोली, ये तो जहरीली चींटियां हैं, इनका विष किसी के भी प्राण ले सकता है। मुझे तुरंत यहां से बाहर निकलना होगा। सुकन्या को जलन होने लगी लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ती रही और आखिरकार वो सुरंग के आखिरी छोर पर पहुंच गई। सुरंग का आखिरी छोर भी बंद था। वहां बस एक छोटा सा छेद था जिससे थोड़ी सी रोशनी भीतर आ रही थी। सुकन्या बोली, मुझे उस छेद के आसपास ही वार करना होगा, तभी मैं यहां से बाहर निकल पाऊंगी। इसी बीच चींटियां उसके गंध सूंघते सूंघते एक बार फिर उस तक पहुंच गई। वो धीरे धीरे उसके शरीर से चिपक गई और उसे काटने लगी। सुकन्या को चाणक्य की बात याद आई, आज तो तुम्हें बिना विष वाले सांपों के साथ रहना पड़ा, लेकिन आगे तुम्हारा सामना भयानक विषधरों से होगा। सुकन्या ने उस औजार से उस छेद के आसपास वार करना शुरू किया। वो लगातार वार करती जा रही थी। इस बीच चींटियां भी उसे काट रही थी। उनका विष सुकन्या के पूरे शरीर में भर चुका था, लेकिन सुकन्या बिना रुके औजार से वार किए जा रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसे लग रहा था कि शायद उसके प्राण उसके शरीर को छोड़ देंगे, लेकिन सुकन्या उस अधमरी हालत में भी हिम्मत हारने को तैयार नहीं थी। वो मन ही मन कह रही थी, मैं हार नहीं सकती, मैं हार नहीं सकती। लेकिन अब उसके अंदर और ताकत शेष नहीं थी। वो लगभग बेहोश होने वाली थी कि तभी उसे चाणक्य की बात याद आई, विजेता वही बनता है जो मन से नहीं हारता। जो मन से हार गया वो कभी विजय नहीं हो सकता। उस अधमरी हालत में भी सुकन्या ने खुद को संभाला और पूरी ताकत के साथ उस औजार से उस छेद के पास एक बलिष्ठ प्रहार किया। उस छेद के आसपास की मिट्टी नीचे गिर गई और वो छेद आकार में थोड़ा बड़ा हो गया। ये देख सुकन्या को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने वहीं आसपास 2-3 बार उसी औजार से पूरी ताकत से प्रहार किया तो वहां बाहर निकलने लायक रास्ता बन गया।
सुकन्या ने थोड़ी और हिम्मत जुटाई और किसी तरह उस छेद के माध्यम से बाहर निकली और बाहर निकलते ही निढाल होकर गिर पड़ी। जीत का सूर्य उसके चेहरे पे चमक रहा था, लेकिन विष के कारण उसकी आंखों के सामने अंधियारा छा रहा था। तभी उसके होठों पे किसी ने एक औषधि का रस डाला। उस रस के सुकन्या के शरीर में जाते ही उसे अपने भीतर गर्मी महसूस होने लगी। उसके शरीर पे छाने वाली मूर्छा टूट गई। उसने आंखें खोल सामने देखा तो चाणक्य खड़े थे। सुकन्या हैरानी से बोली, आचार्य आप? चाणक्य बोले, हां पुत्री, तुम्हारी परीक्षा का अगला चरण भी पूरा हुआ। यह सुनकर सुकन्या के चेहरे पे जीत की मुस्कान आ गई। सुकन्या बोली, आचार्य आज मेरा सामना असली विषधरों से हुआ। चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, और तुमने आज उन्हीं की तरह जीवन भी जिया। सर्प अक्सर इसी प्रकार की छोटी सुरंगों में रहते हैं और ऐसी ही सुरंगों में जाकर अपने भोजन का प्रबंध करते हैं ताकि वो जीवित रह सके। तुम्हें भी उन्हीं की तरह जीवन जीना है, तो उनके जीवन जीने की हर कला तुम्हारे भीतर भी होनी चाहिए। सुकन्या ने हां में सर हिला दिया। इधर चंद्रगुप्त सूरजमल के आश्रम की तरफ बढ़ रहा था। वो जैसे ही आश्रम में पहुंचा तो उसने देखा आश्रम तो खाली था। वो सुकन्या को ढूंढने लगा। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी और जैसे ही वो आवाज की दिशा में पहुंचा तो देखा सुकन्या राख के ढेर की सफाई कर रही है। चंद्रगुप्त बोला, सुकन्या तुम यहां क्या कर रही हो? सुकन्या चंद्रगुप्त को देखकर रुक गई और बोली, आचार्य चाणक्य ने कहा कि मैं इस राख के ढेर की सफाई करूं। चंद्रगुप्त ने उसे ध्यान से देखा तो उसका शरीर पहले की तुलना में बहुत कमजोर लग रहा था और आंखें देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो कई रातों से ठीक से सोई नहीं है। चंद्रगुप्त उसका बुखार जांचने के लिए उसे छूने ही वाला था कि सुकन्या अचानक 2 कदम पीछे हट गई। चंद्रगुप्त उसकी ऐसी हरकत देखकर हैरानी में बोला, तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है, तुम बेहद कमजोर लग रही हो। सुकन्या बोली, मुझे हल्का ज्वर है पर मैंने औषधि ले ली है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। चंद्रगुप्त बोला, यदि ज्वर है तो तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने कक्ष में आराम करना चाहिए। सुकन्या बोली, इतना भी ज्वर नहीं है कि मैं आराम करूं। मैंने कहा ना, औषधि ले ली है मैंने, मैं ठीक हो जाऊंगी। चंद्रगुप्त बोला, नहीं, तुम अभी के अभी चलो और आराम करो, ये काम बाद में हम दोनों मिलकर निपटा लेंगे। सुकन्या उसकी बात मान गई और दोनों वहां से बाहर चले गए। उनके जाते ही चाणक्य, जो वहीं एक पेड़ के पीछे छिपे थे, बाहर निकले और बोले, पुत्री तुम जो कर रही हो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मुझे गर्व है कि मेरे पास तुम्हारे और चंद्रगुप्त जैसे शिष्य हैं। इधर मगध में मालकेतु को यह पता चल चुका था कि मुरा चंद्रगुप्त की मां है, परंतु उसे इस बात को अमात्य के सामने प्रमाणित करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वो मगध के एक वैश्यालय के कक्ष में अकेला बैठा था। उसके सामने लकड़ी की एक गोल दरख्त पर मदिरा का पात्र रखा हुआ था। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस बात पे था कि किस तरह वो अपनी बात को साबित करने के लिए प्रमाण जुटाए। तभी उसने प्याला उठाया और आखिरी घूंट पीकर बोला, और लाओ। वैश्य ने मदिरा उसके पात्र में डालते हुए कामुक अंदाज में कहा, सिर्फ मदिरा से ही अपनी प्यास बुझाएंगे? मालकेतु ने मदिरा पात्र को देखते हुए कहा, तुम्हें ज्ञात नहीं, एक छोटे से लड़के ने मेरे जीवन को उपहास बना दिया है। आज तो मदिरा से भी नशा नहीं हो रहा है। यह सुनकर वैश्य धीरे धीरे उसके करीब आई। उसकी चाल में मादकता थी। मालकेतु उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। वो वैश्य उसके करीब आई और उसके गाल पर अपनी उंगलियों को प्यार से फेरती हुई बोली, अपना नजरिया बदलिए, चीजें और भी सुंदर लगेंगी। मदिरा तो नशे का माध्यम है, वास्तविक नशा तो। मालकेतु ने उसकी तरफ देखा और उसके दिमाग में उसकी बातें घूम गई। देखने का नजरिया बदलिए। उसने मनी मन इस बात को दोहराया और खुश हो उठा। वो तुरंत ही अपने स्थान से उठा और बोला,
तुम सही थी। मैंने देखने का नजरिया बदला और मेरा कार्य और भी आसान हो गया। वेश्या हैरान होकर बोली, मैं कुछ समझी नहीं। मालकेतु ने मन ही मन कहा, मेरे शत्रु को फंसाने का कार्य। अगर मैं अपने शत्रु को किसी तरह यहां मगध ले आऊं तो मेरा कार्य और भी आसान हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल वो फिर ये सोचकर निराश हो गया कि उसे मगध में लाए कैसे। मालकेतु को सोचता देखकर वैश्या बोली, आपने कुछ बताया नहीं, आप चिंतित भी लग रहे हैं। मालकेतु बोला, मैं तुम्हें बता तो नहीं सकता, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। अगर मैंने अपना नजरिया बदल लिया तो क्या परिस्थितियां भी बदल जाएंगी? वैश्या हंसते हुए बोली, इसका आसान सा उत्तर है, हां, अवश्य बदलेंगी, क्योंकि परिस्थितियों का निर्माण हम खुद करते हैं, उनके अनुकूल जाकर। जब हमने नजरिया बदल लिया तो परिस्थितियों को तो बदलना ही होगा। यह सुनते ही मालकेतु खुश हो उठा। उसके मन में फिर से एक योजना ने जन्म ले लिया था। उसने मन ही मन कहा, मेरे आसपास तो अभी एक ही विश्वस्त है, राजहंस। अगर मैंने चंद्रगुप्त को लाने में राजहंस की सहायता ली तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। उसने खुशी में सिक्कों की एक थैली उस वैश्या की तरफ उछाल दी और वहां से जाते हुए बोला, भले ही वैश्यालय बुरी प्रवृत्ति के कारण बदनाम हो, लेकिन वो हमेशा सही रास्ता ही दिखाता है। वैश्या भी हैरान थी। वो बोली, आज तक यहां जो भी आया सिर्फ मेरा उपभोग करके चला गया, लेकिन आज तुम पहले व्यक्ति हो जो। मालकेतु उसकी बात समझ मुस्कुरा उठा और बोला, फिर आऊंगा। इतना बोलकर वो राजहंस से मिलने वहां से निकल गया। मालकेतु जब राजहंस से मिलने उसके कक्ष पहुंचा तो उसे वहां न देख हैरान था। वो मन ही मन बोला, राजहंस भला कहां जा सकता है, कहीं अमात्य के पास तो नहीं गया। ऐसा कहते हुए मालकेतु राजहंस को ढूंढने अमात्य के कक्ष की ओर निकल गया। वो अभी उस ओर ही जा रहा था कि तभी उसकी नजर राजहंस पर पड़ी, जो कि राजमहल के गलियारे से होकर दूसरे गलियारे की ओर पड़ रहा था। उसे अमात्य के कक्ष के विपरीत दिशा में जाते देख मालकेतु उसका पीछा करने लगा। इस बात से अनजान राजहंस अपनी ही चाल में मस्त हो चला जा रहा था। तभी मालकेतु ने देखा कि राजहंस कहीं और नहीं बल्कि शंभुनाथ से मिलने उनके राजमहल वाले कक्ष की ओर बढ़ रहा। यह देख मालकेतु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मन ही मन कहा, राजहंस का भला महामंत्री अमात्य के दुश्मन से क्या काम, यह जरूर कोई बड़ी साजिश है। अब पता करना ही होगा। क्या मालकेतु राजहंस का भेद जान पाएगा? क्या विशाखा मुरा और उसके रिश्तेदार के रहस्य तक पहुंच पाएगी? सिकंदर के खतरे से पलायन कर रहे लोगों को कैसे रोकेंगे चाणक्य? क्या होगा कहानी का अगला मोड़? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग।